हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इस वीडियो के अंदर क्विक रिवीजन है ये, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको इन डेप्थ में ये सभी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या था, चैप्टर नंबर थर्ड में ये सभी चीजें आ चुकी हैं। सो आज हम अपनी क्विक रिविजन करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो बिना देरी किए पूरी कोशिश रहेगी 20 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और सो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना। क्या लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है विच इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि जो कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते हैं। जो टर्म्स यहाँ पे रेड हुई है इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, यही आपके एग्जाम में जो आती है, ठीक है। फ्रॉम द पब्लिक, किससे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है, पब्लिक से रिसीव करती है। अच्छा, वो जिसे जो पब्लिक होती है उसका नाम क्या रखा गया है, इसकी जैसे कहते हैं ना कि इनकम टैक्स में उस पर्सन को क्या कहते हैं, असेसी कहते हैं। और कलेक्ट करने वाले डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। एंड हुज टोटल इनकम, क्या सभी से हम टैक्स वसूल करेंगे इनकम के ऊपर? नहीं बेटा, सबके ऊपर नहीं करेंगे, उसी से कलेक्ट करेंगे जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर के अंदर एक्सीड होगी किसी पर्टिकुलर एग्जम्पशन लिमिट्स के ऊपर। इसकी क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया से एक्सीड कर जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वो टैक्स कैसे दिया जाएगा, क्या सबसे एक जैसा लिया जाएगा? नहीं, उसके लिए एक स्पेसिफिक रेट डिसाइड की गई है, ठीक है, जो कि आपके फाइनेंशियल एक्ट के अंदर मेंशन है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो गई तो अकाउंट जो आपके इनकम टैक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। चलो वन बाय वन इन सभी टर्म्स को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने बोला कि जो इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसके, जब एक पर्सन है, इसने कमाया, इसकी इनकम जनरेट हुई और गवर्नमेंट के पास इसको सबमिट करवाना है इसके ऊपर। मान लीजिए इसने कमाया 50 लाख रुपए कमाए हैं और मैं कह रही हूँ कि जस्ट एग्जाम्पल कि आपको समझ में आ जाए कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, कि 10% इसके ऊपर देना है। तो उसका मतलब क्या है कि आपको इसके ऊपर 50,000 रुपए देने। अब ये 50,000 आप डायरेक्ट मीन्स के बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास सबमिट करवा रहे हैं। अच्छा, वो कौन सी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का नाम है बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे के सारे इनकम टैक्स को रिसीव करती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जब बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि ऐसी केंद्रीय सरकार बोला जाता है जो आपकी डायरेक्ट टैक्स को रिसीव करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला है कि अच्छा किससे रिसीव करेगी, उस पर्सन से, या फिर मैं कहूँ कि वो पब्लिक होगी जिससे रिसीव करेगी। अच्छा, उस पब्लिक को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में क्या बोला गया है, उसे असेसी बोला गया। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है, क्या आप सीधा गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हाँ जी टैक्स ले लो मेरा? नहीं ना। तो इस काम को, कारोबार को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, ध्यान से सुना, एक डिपार्टमेंट बनाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट में ऐसे कहते हैं ना कि जो सीजीएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद आप इनकम टैक्स के ऑफिसर बन जाते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, उनको ये कार्यभार संभालने के लिए बोला कि हाँ जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको पावर देते हैं सीबीडीटी। सीबीडीटी इसके ऊपर आंखें गड़ाकर देखती रहती है कि हाँ जी असेसिंग ऑफिसर अच्छे से काम कर रहा है, हाँ जी एसएससी अच्छे से पेमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं। तो ये जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या कहेंगे, असेसिंग ऑफिसर कहेंगे। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने भी पर्सन हैं, जितने भी एसएससी हैं, उनसे टैक्स को कलेक्ट करें। अगर कोई गड़बड़ लगती है तो ये एक्शंस लेंगे। और वो एक्शंस कैसे लेंगे, वो रूल रेगुलेशंस किसमें लिखे होंगे, वो सीबीडीटी की रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगी, प्लस में आपके फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में समझा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिमाग में रखने हैं कि हाँ ये पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हमें कितना टारगेट करना है, 70+ टारगेट करना है। मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है और उसके बाद हम ये रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने का मतलब क्या है कि आपको रिकैप हो जाएगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो एसएससी मतलब कि वो पर्सन जिसने कमाया है और उस कमाई हुई इनकम के ऊपर आपको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कमाने वाले पर्सन को टैक्स पेयर भी कहते हैं, कमाने वाले पर्सन को एसएससी भी कहते हैं, कमाने वाले पर्सन को पब्लिक भी कहते हैं।
अच्छा जी, अब इसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होंगे, क्योंकि समाज में आप अपनी सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर काफी सारे पर्सन हैं, आप और मेरे जैसे वाले व्यक्ति को इंडिविजुअल कहते हैं नहीं कहते हैं। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ने एक्सप्लेन किया है कि हाँ जी पब्लिक के अंदर कौन कौन आएगा। सो इन्होंने कहा कि पब्लिक के अंदर सबसे पहले इंडिविजुअल आएगा। ध्यान से सुनते रहना, फटाफट समझा रही हूँ आपको। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि जो नेचुरल बर्थ हुआ है जिन पर्सन्स का, आप और मेरे जैसे पर्सन्स को बोला गया। अगर जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गए, कोई भी अगर कोई बच्चा है वो भी कमा रहा है, माइनर जिसे हम कहेंगे, उसके इनकम के ऊपर भी उनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है HUF। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला गया तो दैट मीन्स एक ऐसी फैमिली जो अभी अलग अलग नहीं हुए। कहते हैं ना कि वो हम 2 भाई थे, वो अलग अलग हुए हैं। यहाँ पर क्या मतलब है कि वो अभी अलग नहीं हुए, दोनों का बिजनेस क्या है, एक ही है। मान लीजिए उसके पापा जी हैं, ये खुद है, A है, B है, 3 व्यक्ति हैं घर में, वो तीनों एक ही बिजनेस पे काम करते हैं। मान लीजिए इनकी मिठाई की दुकान है, तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पास आया टैक्स लेने के लिए, तो ये कहते हैं कि मुझे देना है, या मेरे पापा को देना है, या मेरे छोटे भाई को देना है। तो टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं कि आप में से जो भी आपकी बिजनेस का हेड है, या फिर मैं कहूँ कि जो भी आपकी फैमिली का हेड है, उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो HUF में कौन टैक्स देगा, कर्ता। ध्यान रखना इस बात को। तो इसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपके पास कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इनके लिए फ्लैट टैक्स रखा गया है 30%, कि चाहे इनकम हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 30,000 की हो, चाहे 30 लाख की हो, चाहे 30 करोड़ रुपए की हो, आपको 30% फ्लैट रेट आपको उस पर देना पड़ेगा। 10,000 की हुई तब भी आपको 30% देना पड़ेगा, 20,000 हुई तब भी आपको 30% देना पड़ेगा। इसकी कोई ऐसे एग्जम्पशंस नहीं है इनके लिए, ठीक है। वैसे आगे सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन फोर्थ आ जाता है आपके पास कंपनी। देखो पार्टनरशिप एक्ट जो होती है ना, 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति जब एक साथ किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 1932 के तहत में अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। करते या नहीं करते, ये पॉइंट याद है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी होती है जो कि 1956 के अकॉर्डिंग, या फिर मैं कहूँगी 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग, जब क्या करते हैं 2 से ज्यादा व्यक्ति, कोई भी लिमिट नहीं होती, तो ये ऐसी कंपनी को भी क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। क्लियर है। अच्छा, 5th नंबर पे हमने डिस्कस किया था AOP एंड BOI। AOP का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है क्योंकि मुझे स्पीड में आपको 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर करवाना है। थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कमेंट मत कर देना कि मैम अभी 20 से ऊपर हो गए, ठीक है। बट पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 20 मिनट के अंदर पूरी ये चैप्टर की रिवीजन करवा दूं। क्या कह रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है कि जब, पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को समझाती हूँ। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है कि जब एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, जब दोनों मिलकर किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट किसी एक्ट में नहीं है। ध्यान से ये बात याद रखना, जो कि पार्टनरशिप और इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, कि जब 2 इंडिविजुअल इकट्ठा होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं और किसी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होते, उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एग्जांपल इसके लिए बेस्ट रहेगा, जब आप फ्लाईओवर बनाते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सो आप कम टाइम के लिए बनाते हैं और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आप एक दूसरे, वो अपने रास्ते, भी अपने रास्ते, है ना। बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल होता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है, या तो किसी फर्म के साथ हो, या फिर किसी HUF के साथ हो, या फिर किसी कंपनी के साथ हो, तब इनके साथ होता है किसी इंडिविजुअल का, तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर है, ठीक है। इनको भी टैक्स देना पड़ता है। तीसरी बात हमने कौन से नंबर पे था, 5th था ये। 6th नंबर पे हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी लोकल अथॉरिटीज होती है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो पंचायत है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनकी भी इनकम होती है भाई। एक बारी अपनी सीट हासिल करने के बाद सरकार इनको पैसे देती है ना, सैलरी देती है पर मंथ, ठीक है, तो उनकी भी सैलरी क्या होती है, टैक्सेड होती है अकॉर्डिंग टू द लोकल अथॉरिटी हेड में आने के बाद, ठीक है। 7th नंबर पे हमने क्या डिस्कस किया था, 7th नंबर का मतलब होता है कि आपके पास आ जाती है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है कि ऐसी संस्था जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल UGC मीन्स की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको भी पता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है हमेशा UGC के अंडर आती है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि
ग्रेड देने वाली एक्रीडेशन यूनिवर्सिटीज होती है, वो भी किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आती है। तो जैसे यूजीसी 1956 के अंदर आती है, अगर कोई यूनिवर्सिटी हो गई या फिर कोई संस्था हो गई है, ठीक है, कैंपस हो गया है, वो किसी पर्टिकुलर एक्ट में आते हैं, तो वो क्या हो गए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। और इनको जो भी इनकम जनरेट होगी, जैसे फॉर्म फिल करवाते हैं ना, आपके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप इनको फीस पेमेंट करते हो, फीस इनकी क्या है, इनकम है, उस इनकम के ऊपर इनको क्या देना है, टैक्स देना है। ओके, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलो, तो पर्सन समझ में आ गया। पर्सन में आपको 7 से 8 बातें ये याद रखनी है जो मैंने आपको बताई, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में आता है। ये जो क्वेश्चन है ना पर्सन का, ये आपका आता ही आता है। कैसे इसके अंदर और चीजें लिखनी है वो मैं यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, देखो ये पूरा साल है, ठीक है, ये पूरा साल है, इसके मैं 2 पार्ट कर रही हूँ। पहला कि ये है 1 अप्रैल 2023, एंड कब होगा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा ये। अच्छा, दूसरा क्या है आपका, 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। ये अपना जा चुका है। अब देखो क्या लगा हुआ है, अक्टूबर लगा हुआ है। अक्टूबर की आज 15 तारीख है, ठीक है, आज 15 तारीख है, तो मेरे को क्या है, पीछे जो मैंने कमाया था, ठीक है, वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस साल मैंने पेमेंट की। तो कहने का मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब वो होता है पिछला साल, ठीक है। अब 1 अप्रैल से लेकर 2023 में 31 मार्च 2024 तक जितनी भी मैंने कमाया है, ठीक है, जितना भी मैंने कमाया इस फाइनेंशियल ईयर में, उसे कहते हैं प्रीवियस ईयर, पिछला साल। अच्छा, अब मैं किस में हूं, अब देखो 15 अक्टूबर 2024 है, तो 15 अक्टूबर 2024 का आएगा, कुछ यहाँ आएगा 15 अक्टूबर 2024। अब मुझे क्या था, इस साल क्या करना है, मुझे इस साल अपने इनकम की असेसमेंट करनी है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, ऐसा क्यों है, अब देखो आपका बिजनेस तो आपको ही पता है, अकाउंटिंग टर्म में ये बोला गया है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। पता है कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बट ये पता नहीं चलेगा कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या फिर फ्लक्चुएट हो रहा है, या फिर स्टेबल है, क्या है। इन चीजों को जानने के लिए हमने फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया था ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा भी तुम्हारी इनकम कितनी हो रही, कितनी नहीं हो रही। तो इतने सारे बर्डन को आप एट द एंड तक लेके चल रहे हो, तो क्या करो, हर साल हमें क्या करो, पेमेंट कर दो। तो इन्होंने ये डिसाइड किया, तो उन्होंने कहा कि चलो जिस दिन कमा रहे उसी दिन टैक्स दे दो। बट वो उन्होंने जो पेयर है, टैक्स पेयर, उन्होंने क्या कहा कि हमारे भी तो खर्चे हैं भाई। तो गवर्नमेंट ने इस सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पूरे साल जितना कमाना है तुझे कमा ले, जितना कमाना है कमा ले, उसका ब्यौरा हम अगले साल लेंगे तुमसे। तो जो पिछले साल कमाया था उसका ब्यौरा तुम अगले साल दे रहे हो, उसकी कैलकुलेशन तुम अगले साल कर रहे हो, उसकी असेसमेंट तुम अगले साल कर रहे हो, तो उस ईयर को क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर ही तो कहेंगे। तो मैं यही तो समझा रही हूँ कि जिस साल तुमने कमाया है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर, या फिर मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर। और उस जितना कमाया है उसकी असेसमेंट तुम अगले साल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि सरकार ने कहा पिछले साल जितना कमाना है कमा लो, इस साल तुम्हें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और उसकी जो ड्यू डेट होती है, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई थी, 31 जुलाई। अब देखो 2024 में तो 31 जुलाई 2024 होगा, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे पीछे का सन जो है चेंज होता चला जाएगा। तो उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें कमाया है, कमाने वाले साल को प्रीवियस ईयर कहते हैं। अब देखो ये साल चल रहा है, अब इस साल भी इनकम होगी, मान लीजिए आप अर्निंग पर्सन है, अब आप इस साल भी कमा रहे होंगे। अब जो इस साल आपने कमाया है, सरकार कह रही है कि कमा ले जितना कमाना है, इट्स ओके, हम तुमसे इसके ऊपर कब लेंगे, एक सेकेंड, हाँ, हम तुमसे ये साल, तुम इस सारा साल कमा लो, ठीक है, इस साल का ब्यौरा तुम अगले साल देना। मीन्स की 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को तुम इसकी असेसमेंट करोगे जो आपने इस साल कमा रही हो, ठीक है। इस साल को फिर हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे, इस साल हम कहेंगे इसको प्रीवियस ईयर कहेंगे। तो कहने का मतलब ये ऐसे कैलकुलेट होता है आपके इनकम टैक्स। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स होता है ये प्रीवियस ईयर आ गया समझ में, असेसमेंट ईयर आ गया, 3 पॉइंट रहते हैं, बस हो गया चैप्टर फिनिश। ये कहते हैं कि एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट सेट की गई है कि इस लिमिट के बाद, इस लिमिट तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी स्पेसिफिक रेट के हिसाब से। और वो डिस्कस कर लेते हैं क्या है। एक तो है बेटे आपके पास स्पेशल रेट, एक है आपके पास क्या है, जनरल रेट। स्पेशल रेट का मतलब क्या होता है कि जो अभी फिलहाल 2024 में आई थी, 2022 में आई थी, राइट,
2022 में आई थी, जिसको हम सेक्शन 115 BAC के नाम से भी जानते हैं। और जनरल रेट पिछले काफी सालों से ये सेम ही है। और अब जो बजट आया है 22 जुलाई 2024 को जब नया बजट आया था इलेक्शंस के बाद, ठीक है, सो उसके अंदर 115 BAC में चेंज हुए थे, इसमें कोई चेंज नहीं हुए थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये पुरानी है। जनरल को हम ये भी कहेंगे कि नॉर्मल है, या फिर मैं इसको एक और नाम से बोल सकती हूँ कि ओल्ड रिजीम है, और इसे हम क्या कहेंगे, न्यू रिजीम है, क्योंकि अभी 2-3 सालों से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, क्या दोनों में फर्क है? पर फर्क बस इतना है बच्चे, इसमें कुछ एक बेनिफिट दे दिए गए हैं आपको, ठीक है, ठीक है, और इसमें आपको, इसमें भी बेनिफिट है, वही बात है, जो बेनिफिट इसमें है वो इसमें नहीं है, जो बेनिफिट इसमें है वो इसमें नहीं है, ठीक है। दोनों की कुछ ना कुछ कमियां हैं, दोनों की कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो, एक सेकेंड, सो यहां पर अब देखो, मैं एक सेकेंड, हाँ, अब रेट्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये पता चल जाएगा कि एग्जम्पशंस लिमिट का मतलब क्या है। एग्जम्पशंस, ये सारी आपकी एग्जम्पशंस हैं, सुनना ध्यान से। अगर आपका जो उम्र है, आप जब भी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना, आपको क्या देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर पर्सन की एज देखनी पड़ेगी, प्लस में उसका रेजिडेंट स्टेटस देखना पड़ेगा, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एज का लिख दिया, जो कि जिसमें पर्सन की उम्र क्या है, 60 साल से कम है, वो आपके नॉर्मल सिटीजन कहलाएंगे। जिनकी उम्र 60 साल से और 80 साल से कम है, ठीक है, 80 साल या 80 साल से कम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का सिंबल है। और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, वो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन की क्लास में आएंगे। अब इनकी कुछ एक लिमिट है, उनको कैसे कैसे टैक्स देने, तीनों कैटेगरी के अंदर अलग अलग डिफाइन किया गया। ये जो कैटेगरी है आपकी जनरल है, जिसको मैं कहूंगी नॉर्मल है, या फिर मैं कह सकती हूँ इसको ओल्ड रिजीम है, ठीक है। जनरल में क्या कहा गया है कि अगर आपको कोई नॉर्मल सिटीजन है, वो क्या है, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख तक है तो 2.5 लाख के ऊपर कोई भी इनकम नहीं देनी है, ठीक है। अगर किसी पर्सन की 5 लाख तक इनकम है, तो अगले 2.5 लाख के ऊपर, मींस की पहले 2.5 लाख के, मींस की 5 लाख में से आपके 2.5 लाख यहाँ चले गए, अगले जो 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर केवल और केवल आपको 5% क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इन केस मैं कह रहा हूँ कि आपकी 10 लाख इनकम है, तो यहाँ पर कि पहले 2.5 लाख यहाँ चले गए हैं, कोई इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% इनकम के ऊपर टैक्स देना है, अगले जो बच गए हैं 5 लाख, मींस की 5 2.5 और 2.5 5 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, मींस की अगले नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इन केस उससे भी ज्यादा बैलेंस है, मान लीजिए यहाँ पे 20 लाख है, तो 10 लाख तक तो यहाँ पे सेट हो गया। अब नेक्स्ट जो 10 लाख का बैलेंस बचेगा, उसके ऊपर आपको 30% क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा, वही बात है ना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं, लेते हैं थोड़ा सा टाइम और, बट हाँ कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है। सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में जैसे यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन है, उसको छूट कितने तक की दी गई है, 2.5 लाख। एग्जम्पशन लिमिट ये होती है, ध्यान से सुना। एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या है, एक लिमिट जहां तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, तो वो कौन सी लिमिट है, 2.5 लाख है। सीनियर सिटीजन में कौन सी लिमिट है, 3 लाख की है। सुपर सीनियर में इसकी जिसकी 80 से ज्यादा उम्र है, उसकी है 5 लाख। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम 5 लाख में ही फायदा है, हम तो बूढ़े होकर ही बेटर रहेगा कि मैं उसके ऊपर कम टैक्स देना पड़ेगा। अब ये भी तो देखो ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, क्या आप उस उम्र में उतना काम कर पाएंगे जो नॉर्मल सिटीजन में से काम कर पा रहे हो, वो एनर्जी, वो इंथुजियम्स वो होगा, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपको, ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है कि इसके अंदर 3 लाख के ऊपर पहले कोई टैक्स नहीं देना, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद ये देखो नीचे वाले जो ये है ना, ये वाले, ये सबके अंदर सेम है कि 5 लाख के ऊपर 20%, 5 लाख के ऊपर 20%, नेक्स्ट बैलेंस के ऊपर 30%, नेक्स्ट बैलेंस के ऊपर 30%, नेक्स्ट बैलेंस के ऊपर 30%। फर्क बस इनके इन वालों में है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ जो कि आपको आसानी रह जाएगी, इनमें है फर्क, ठीक है। फर्क भी इसमें भी नहीं है, बट अगर आप लॉजिकली सोचो, यहाँ पे 2.5 5 के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे 3 और 2 5 हो रहा है, यहाँ पे एक ही में ही जोड़ दिया 5 है, समझ पा रहे। तो ये होता है नॉर्मल रेट, ओल्ड रिजिम, जिसके अंदर अभी तक फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ 2024 तक। बट न्यू रिजिम जिसे हम कहेंगे स्पेशल केसेस, सॉरी न्यू रिजिम है। एक सेकेंड बच्चे, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग। स्पेशल रिजिम अलग है, यहाँ पर जनरल रिजिम को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैं स्पीड के चक्कर में यहाँ पे भूल गए, ध्यान से सुनना। जनरल रिजिम को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल एंड न्यू। स्पेशल रिजिम आपकी अलग है, जब हम क्या करते हैं, स्पेशल इनकम को अर्न करते हैं। जैसे कि हम कहने कहा कि एकदम से मुझे कोई लॉटरी लगी है, ठीक है, मैंने वैसे लॉटरी टिकट खरीदी हुई थी और मेरी लॉटरी लग गई है, तो एकदम से बिना मेहनत के जो कमाई हुई इनकम होती है उसे बोलते हैं स्पेशल इनकम। ऐसी इनकम जिसके ऊपर कम मेहनत हुई है या फिर मेहनत ही नहीं की, तो गवर्नमेंट कहती है बिना मेहनत के पैसा कमाया तो उसके ऊपर तुम्हें इससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा सॉरी,
यहाँ पे क्या होगा 20%, 10% डायरेक्ट जितनी भी इनकम होगी। क्लियर है? अच्छा, न्यू रिजीम के अंदर क्या लिखा गया है, जो कि 115 BAC के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर सबसे पहले ये चेकआउट किया जाएगा कि जो सैलरीड पर्सन है या फिर नॉन सैलरीड है। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिसी है ये। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक आप मिस्टर एक्स है, वो बिजनेसमैन है, उसने कहा कि मुझे न्यू डिज़ाइन में मजा, ओल्ड डिज़ाइन में मज़ा नहीं आया, तो उसने कहा चलो नेक्स्ट ईयर हम न्यू को यूज़ करेंगे। उसने कहा अब की बार न्यू में भी मज़ा नहीं आया, तो आप कहेंगे कि चलो अब की बार ओल्ड कर दें। गवर्नमेंट कहती है हलवा है क्या भाई, है जब मर्जी चाहे तुम अपने आप अपनी मर्जी से इसको हटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, लगा रहे हो, है। तो उसने कहा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको केवल एक बार चांस मिलेगा अपनी रिजीम को चेंज करने का, अपनी टैक्स रेट को यूज करने का, कि आप कौन से रिजीम में एंटर करने वाले। अगर आपने एक बार न्यू को अडॉप्ट कर लिया तो आप उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट सैलरीड पर्सन को पूरा अधिकार है, ओल्ड में आ सकता है नेक्स्ट ईयर, न्यू में आ सकता है नेक्स्ट ईयर, ओल्ड में आ सकता है नेक्स्ट ईयर, न्यू में आ सकते हैं। रीजन बताऊंगी, बट वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चैप्टर नंबर 7 या पता नहीं आपकी बुक के अंदर 8 भी मिल सकता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, सो वहां इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसकी लिमिट आपको याद रखने की, पहले 3 लाख के ऊपर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। अगले 4 लाख तक आपको किसी भी तरह आपको 5% टैक्स देना है। मीन्स की 3 लाख से लेकर अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट अगर 3 लाख की बात की जाए उसके ऊपर 10%, दैट मीन्स 7 लाख से अगर ऊपर हो जाती है तो 7 से लेकर 10 लाख तक आपको 10% की इतनी अमाउंट में, तभी तो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट मीन्स की ओनली 3 लाख के अंदर अंदर आने वाले अमाउंट के ऊपर 10% देना होगा। अच्छा, उससे नेक्स्ट जो क्या है, कितने किसके ऊपर देना क्या है, 2 लाख है। मीन्स की 10 लाख से इनकम अगर 12 लाख की क्राइटेरिया में आ रहे तो इनके बीच के डिफरेंस के ऊपर आपको 15% देना होगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्या है 3 लाख है, दैट मीन्स 12 लाख से लेकर लिमिट 15 लाख के बीच में आ रही है, तो इस बीच के बैलेंस के ऊपर आपको 20% देना, और जो भी आगे बैलेंस बच जाता है उसके ऊपर 30%, दैट मीन्स 15 लाख से ऊपर जैसे इनकम हो जाती है तो उसके ऊपर आपको क्या देना होगा, 30% देना होगा। क्लियर है? तो एग्जामिशन लिमिट आगे समझ में कि नॉर्मल सिटीजन किसी केस में अलग है, सीनियर के अंदर अलग है, सुपर के अंदर अलग है। इसमें 2.5 लाख है, इसके अंदर 3 लाख है, इसके अंदर 5 लाख है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपने न्यू रिजीम को फॉलो किया हो तो वहां पे सबके लिए 3 लाख रुपए एक एग्जामिशन लिमिट है। रेट मैंने आपको साथ साथ बता दिया, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ आपको इनके बारे में और पता होना चाहिए क्योंकि जब हम इनको ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आपको कुछ एक छूट भी मिलती है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम कमा भी हम रहे हैं, मेहनत भी हम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई सरकार नहीं दे रही है ना, यहाँ तो हमने कोई लॉटरी नहीं लगाई है ना, हम अपने बिजनेस से अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। सो सरकार कहती है अच्छा तुम्हारी बात भी सही है, चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ रिबेट दे देते हैं। रिबेट होता है कि छूट, मीन्स कि जितना भी आपका टैक्स बनता है उसमें से आपको कुछ अमाउंट का छूट देते हैं, पर वो अमाउंट तभी मिलेगी जब आप इसकी लिमिट को फॉलो करेंगे, अंडर सेक्शन 70A को फॉलो करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप ओल्ड रिजीम को फॉलो करते हैं, मीन्स कि पुराने रिजीम को फॉलो करते हैं, नॉर्मल, सीनियर सिटीजन, सुपर को, तो यहाँ पर आपकी जो टैक्स की रिबेट की जो छूट है ना वो तब मिलेगी, 12,500 की छूट मिलेगी, वाह जी वाह। बट ये तब मिलेगी जब आप, पहली बात तो एक इंडिविजुअल होने चाहिए, पहली बात तो इंडिविजुअल होने चाहिए, दूसरा आप रेजिडेंट होने चाहिए, तीसरा आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज होना ही चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो आप क्या ले सकते हैं, रिबेट ले सकते हैं। रिबेट होता है जब आप अपनी इनकम को टैक्स करते, कैलकुलेट करते ना, और कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि मेरा तो टैक्स क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ मेरी इनकम क्या है 5 लाख है, क्योंकि ये रिबेट तभी लेंगे जब 5 लाख होगी। 5 लाख ली तो पहले 2.5 लाख के ऊपर तो कुछ नहीं लगा, नेक्स्ट के 2.5 लाख के ऊपर 5% लगा तो कितना हो गया, 12,500 हो गया। तो आपको रिबेट मैक्सिमम 12,500 की ही मिलेगी, तो आपको एक भी पैसा सरकार को नहीं देना। अच्छा, ये कहते हैं कि मैम अगर हमने न्यू रिजीम को फॉलो किया तो क्या होगा, तो उस केस में रिबेट आपको 25,000 रुपए की मिलेगी। वाह जी वाह, 25,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, बट कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या कंडीशंस है, वही सेम कि पर्सन इंडिविजुअल होना चाहिए, पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी इनकम 7 लाख तक ही होनी चाहिए। मीन्स कि आप केवल और केवल इस दायरे तक ही रहेंगे। यहाँ पर भी 2 ही पॉइंट थे, सेकंड लेवल तक ही आपको लिमिट अवेलेबल थी, यहाँ पर भी सेकंड लेवल तक ही लिमिट अवेलेबल थी। मैंने कुछ इस तरीके से ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाया था। अगर आपने पूरा लेंथी लेक्चर देखा होगा तो मैं इसको तो पूरा इन डेप्थ में लेक्चर था, ठीक है। तो आप अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और आप इंडियन है, रेजिडेंट है, तो आपको 25,000 मैक्सिमम छूट मिलेगी। अगर इन केस आपका टैक्स बनता है 23,000, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार से हमारा 2,000 बैलेंस बकाया है, नहीं। सरकार कहेगी एक बार की बात है, अगले साल फिर तुम्हें नए सिरे से देखेंगे, अगले साल तुम्हें फिर नए सिरे से देखेंगे, क्योंकि ये जो 25,000 है ना, ये लिमिट अब की बार 22 जुलाई 2024 को ही बढ़ाई है। तो इसलिए कहते हैं कि हर साल देखेंगे, अगले साल ही देखेंगे, बकाया हम नहीं छेड़ते, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है जी।
अब हमारे पास रिबेट क्लियर हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सरचार्ज। सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने का मतलब क्या है? मान लीजिए जो आपका टैक्स था वो क्या बना है, आपका बना है मान लीजिए आपकी इनकम जो क्या है 60 लाख है, ठीक है, ध्यान से सुना, और आप नॉर्मल रेजिडेंस में आ रहे हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, फटाफट समझ लीजिए इस बात को। आपकी इनकम 60 लाख है। 60 लाख इनकम कैसी आई? मैंने कहा कि आपकी सैलरी से भी इनकम आ रही थी, ठीक है, आप सैलरीड पर्सन भी है, आपका ना बिजनेस भी चल रहा था, आपने साइड के साथ ही साथ ना आपने एक अपना स्टोर ओपन कर रखा था, कॉस्मेटिक शॉप थी आपकी, वो आपका बिजनेस ही है, तो आपकी बिजनेस से भी क्या आ रही थी? इनकम आ रही थी। अच्छा, आपके साथ साथ ना प्रॉपर्टी भी थी, आपने प्रॉपर्टी को ना बेच दिया है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी 15 लाख में खरीदी थी और आपने 20 लाख में बेच दी, तो 5 लाख की इनकम हुई आपकी, प्रॉफिट हुआ। तो आपने क्या किया? प्रॉफिट कैपिटल से, मींस की कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? जब भी आपकी प्रॉपर्टी को, बड़ी एसेट्स को, लॉन्ग टर्म एसेट या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स को सेल परचेज करने से जो भी इनकम आती है वो कैपिटल गेन में आती है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि आपका हाउस था, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ था, रेंट से भी आपकी इनकम आई। आपने कहा वाह जी वाह, मतलब बहुत ज्यादा अमीर बंदे हो, हाउस प्रॉपर्टी से आपकी क्या आई है? इनकम आई है। मैंने कहा कि आपने एफडी भी करवाई हुई थी, आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी किया हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आपने कहा कि मेरा तो इंटरेस्ट भी आ रहा है प्लस में डिविडेंड भी आ रहा है, तो उसे बोलते हैं ऐसी इनकम को कहाँ डालेंगे हम? अदर सोर्सेज एड में। जैसे इन सबका मैं टोटल करती हूँ, जैसे ही मैं इन सबका टोटल करती हूँ उसे बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये टोटल इनकम मेरे पास क्या आई है? मेरे पास आई है बेटे 60 लाख। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है पांचों हेड से जो इनकम आती है उनका टोटल कर दो। मैंने कहा कि मेरा 60 लाख मेरे पास क्या ये टोटल इनकम आई है, तो मैंने कहा कि आप नॉर्मल रेजिडेंट है, हाँ जी नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल सिटीजन है, तो कहते हैं पहले 2.5 लाख के ऊपर तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, अगले 2.5 लाख के ऊपर मैंने कहा कि आपके ऊपर 5% लगेगा। 5% का मतलब क्या होता है? 12,500 रुपए। अच्छा, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आपको ऊपर कितना लगेगा? 10% लगेगा। 10% दैट मीन्स 20% लगेगा। 20% दैट मीन्स आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि नेक्स्ट जो भी बैलेंस बच गया, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा ना अभी डिस्कस किया इस चीज को कि पहले 2.5 कुछ नहीं, अगले 2.5 5%, अगले 5 लाख 20%, नेक्स्ट बैलेंस कितना होगा आपके पास? 30% है। तो बैलेंस कितना बचा? 60 में से के ऊपर कितने के ऊपर टैक्स हमारा क्लियर हो गया? 2.5 5 5 और 5 10 लाख के ऊपर हमारा बैलेंस क्लियर हो गया, बच गए 50 लाख। अब 50 लाख के ऊपर मेरे को क्या करना है? 30% देना है। अच्छा, 30% मैंने चेकआउट किया तो मेरे पास बनेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये बना है 15 लाख, और ये हो गया टोटल 16,12,500। ये आपकी टोटल टैक्स बन गया है, ठीक है। ये इनकम थी, ग्रॉस टोटल इनकम थी, यहाँ पे मैंने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम रिबेट मिलेगी। बेटे रिबेट तो तब मिलती है ना जब 5 लाख इनकम होती है, यहाँ तो 60 लाख है, हटा दो। अब ये कहते हैं कि सरकार कहती है इतनी कमा रहा है, तू 60 लाख कमा रहा है, ठीक है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो टैक्स बना है ना, इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। कैसे देंगे? क्राइटेरिया है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है, मीन्स की 99,99,999 रुपए तक है, तो आपको 10% आपकी इस टैक्स के ऊपर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपकी 1 करोड़ और 2 करोड़ से कम, इसकी 1 रुपए कम कर दो, ठीक है, तो आपको 15% टैक्स के ऊपर देना पड़ेगा। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक के, तो इस टैक्स के ऊपर 25% देना पड़ेगा। इसकी जो भी टैक्स बनता हो, देखो इनकम के हिसाब से बढ़ता रहेगा, है ना। और अबोव है तो आपको, इसकी 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% आपको इसके ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मेरी इनकम तो भाई 60 लाख है, दैट मीन्स आप फर्स्ट क्राइटेरिया में था, इसके ऊपर 10% लगाना पड़ेगा। 10% लगाया मैंने, सरचार्ज कितना? 10% ऑन टैक्स के ऊपर, तो कितना बनेगा? 1,61,250। तो मैं इसको ऐड करूंगी, बैलेंस आ जाएगा। जो भी बैलेंस आएगा बेटे उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा लगता है 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है कि सेस का मतलब होता है जिस पर्पज से हमने कलेक्ट किया है ना ये टैक्स, हमने क्या नाम दिया है? हेल्थ और एजुकेशन। जिस नाम से हमने इसको कलेक्ट किया ना उसी नाम के लिए इसको यूज करेंगे, मीन्स कि हम एजुकेशन और हेल्थ के लिए इस पैसे को यूज करेंगे, ठीक है। तो मीन्स कि ये सुपर रिच क्लास पर्सन से हम क्या करते हैं? सरचार्ज को कलेक्ट करते हैं। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम क्या होती है। टोटल इनकम आई होप अब समझ में आ गया होगा। हो गया चैप्टर बेटे फिनिश, हो गया चैप्टर फिनिश, खत्म। सब चीज पढ़ ली हमने। टैक्स क्या होता है, ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स के टाइप्स ऐसे नॉर्मली इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसके लिए मैंने बनाया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, एसएससी क्या होते हैं, एग्जामिशन लिमिट पढ़ ली, ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ ली, स्लैब रेट हमने डिस्कस कर लिया, रिबेट, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड ये हमने डिस्कस कर लिया। एग्जामिशंस आप देख लेना बेटे, कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी,
छोटी सी जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, ये वाला, ये कंप्यूटेशन है, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, एग्जाम्शंस के लिए मैंने एक सेपरेट, वैसे ही पहले वो आई 15 से 16 मिनट की वीडियो ही होगी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिवीजन का जो फर्स्ट चैप्टर आपका जो रिवीजन का था वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये रहा आपका, पहले पांचों हेड की इनकम को ऐड करना है जिसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। उसमें से जो डिडक्शन है, ये चैप्टर नंबर 15 आपकी बुक में दिया हुआ डिडक्शंस वाला चैप्टर, अंडर सेक्शन 80C से लेकर अंडर सेक्शन 80U, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस आएगा ना वो यहाँ तक आएगा। यहाँ के बाद सीधा ये पॉइंट आएगा ही नहीं, सीधा आपको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। स्लैब रेट अप्लाई करेंगे आपकी इनकम के ऊपर, देन रिबेट अप्लीकेबल है तो लगाओ, अदरवाइज सीधा सरचार्ज लगाना है 10%, 15%, 25%, 37% अकॉर्डिंग टू लिमिट, ठीक है। ये सबको देना ही देना पड़ेगा, ये होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है, चैप्टर हो गया फिनिश। अगर आपको अच्छा लगा, सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। थोड़ा सा टाइम लिमिट ज्यादा हो गया बट हाँ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गया, ठीक है। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं सो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लिटिल अमाउंट चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। सो टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए और अपना ये पीडीएफ को एक्सेस करने के बारे में इन्फॉर्मेशन गेटअप कर सकते हैं। ओके, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ। लास्ट ईयर के जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि जीएसटी हो गया है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, इन सबके मोस्ट ऑफ सबके क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पे अवेलेबल है। सो चैनल पर विजिट कीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टीम का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, मेल भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई डाउट रहता है वो आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स करूँगी। ओके, चलिए।